हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हमने हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में बात कर ली थी अबाउट, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स, जहाँ से हमने रिलेशन निकाला था रेट कांस्टेंट के बीच में। वो रिलेशन आपको याद होगा, वो रिलेशन क्या था, के ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट इनटू के ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल किया था और उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली थी, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऐसी रिएक्शंस जिनकी रेट कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है उनको हम कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। उससे पहले हमने एक और चीज़ की बात की थी, रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात हमने की थी। रेट कांस्टेंट की यूनिट एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वो सेकेंड इनवर्स। और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था वो याद होगा आपको, क्या था, हाँ, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बताओ उसकी हाफ लाइफ क्या थी, हाफ लाइफ क्या होती है कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। या फिर रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ आई थी वो बताओ क्या थी, ए नॉट अपॉन 2K। और साथ ही साथ हमने एक और एक्सप्रेशन निकाला था जो कि था T 100% या फिर T कंप्लीशन, जो कि था ए नॉट अपॉन के। और वहां से हमने बोला था कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने के लिए 2 हाफ लाइफ्स लगती हैं। ठीक है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लिया था जो कि क्या था, जो कि आया था ln ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी या फिर 2.303 log ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। बोलो यही था। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, सॉरी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के या फिर ln2 अपॉन के, ये होता है ना। देखें इसके बाद याद कीजिए हमने निकाला था T 100%। जब हमने T 100% निकाला था एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो याद करो वो टाइम क्या आया था, टेंस टू इंफिनिटी। यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद हमने बोला था कि फिर हम 100% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है ये हम कैसे बताएं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये सब चल रहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अब हाँ, अब आपके दिमाग में आया होगा ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया 11th क्लास में, है ना। लेकिन एक छोटा सा इसका यूज़ है यहाँ पर। यूज़ मतलब कि बोले तो फॉर्मूला है कि हम यहाँ पर भी इसको डिस्कस कर सकते हैं किस फॉर्म में, कि देखें टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट कितना था, ए नॉट, प्रोडक्ट कितना था, कुछ भी नहीं था। किसी टाइम t पर रिएक्टेंट में से कुछ अमाउंट क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। ए नॉट माइनस एक्स को हम क्या कहते हैं, AT कहते हैं। और यहाँ पर कितना फॉर्म हो गया, x फॉर्म हो गया। तो बताओ हम यहाँ पर अल्फा को क्या लिखते हैं, याद कीजिए अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है या डेफिनेशन क्या होती है, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स भी बोल सकते हो, अमाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। बताइए डिसोसिएटेड मोल्स इसके अकॉर्डिंग क्या है, x, और इनिशियल मोल्स क्या है, इनिशियल अमाउंट क्या है, ए नॉट। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं, देखें अल्फा इज इक्वल टू, अब आप बताओ x को आप क्या लिख सकते हो। अगर आप यहां से देखो तो आप x को क्या लिख सकते हो, यहां से आप x को लिख सकते हो ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट। बोलो सही है। अब
अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो अल्फा इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, अब आप बताओ, आपने याद करो कल एटी का एक एक्सप्रेशन लिखा था, एटी का एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपने लिखा था एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अच्छा ये आया कहाँ से था भाई, आपको कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं, ये फॉर्मूला यहीं से आया था, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं ए टी की वैल्यू लिख दूँ, ये हो गया ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, बोलो सही हो, ठीक है। तो यहां से आप अल्फा क्या बोल दोगे, अल्फा इज इक्वल टू ए नॉट कॉमन आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन ए नॉट। तो देखें अल्फा को आपने एक रेट कांस्टेंट और टाइम की टर्म में क्या बोल दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है अल्फा, अल्फा का एक छोटा सा फॉर्मूला है क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर माइनस के टी, जो कि कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है, बस इसलिए हमने इस फॉर्मूला को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे पास, अब इसी सारी कैलकुलेशन पर हम वापस से आ रहे हैं, ठीक। तो अगली जो हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखें हमने कल फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था फर्स्ट ऑर्डर का, हमने कल टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, अब हम अगले पे मूव कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है टी 75%, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि आप ही एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ टी 75% क्या होगा। अब बताओ टी 50% का मतलब क्या होता है कि 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो टी 50% है या टी हाफ है ना, हाफ लाइफ है। तो बताओ टी 75% का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे हम रिविजन कर रहे हैं किससे, टी 75% से, ठीक है। तो देखें भाई ये तो चलो समझ में आ गया कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बताओ 80 क्या हो चुका होगा, जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो बताओ रिएक्टेंट बचा कितना होगा भाई, 75% कंप्लीट हो गई तो 25% यानी कि 1/4, यानी कि इनिशियल का 1/4 बचा है, ठीक है। तो चलो अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं अपने, तो इक्वेशन हमारा क्या है, ln ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, यहां पर हमें ये पुट करना है, तो ln ए नॉट अपॉन ए टी की वैल्यू क्या है, ए नॉट बाई 4 इज इक्वल टू के इंटू टी 75%, ठीक है। अब इसको नोट कर ले, जब हम इसको आगे सॉल्व करें तो आप देखें यहां पर ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो ये यहां आ गया ln 4 इज इक्वल टू के इंटू टी 75%, बोलो। और यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो टी 75% इज इक्वल टू ln 2 को आप लिख सकते, सॉरी ln 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, बोलो सही है, अपॉन के, और जो टी 75% है वो आपके पास आ गया 2 इंटू ln 2 अपॉन के, ये आपके पास 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू ln 2 बाई के। हाँ अब आपके दिमाग में कुछ चमक रहा होगा है ना कि ln 2 अपॉन के तो हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बताओ ये क्या था, क्या हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ln 2 अपॉन के को क्या हमने टी हाफ बोला था, क्या बोला था ना, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 75% तक कंप्लीट होने के लिए कितनी हाफ लाइफ्स लगती हैं, 2 हाफ लाइफ्स, या कितना टाइम लगता है, 2 हाफ लाइफ जितना उसको क्या लगता है, टाइम लगता है 75% कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला तो नहीं बोल सके, एक रिलेशन आ चुका है कि टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, किसके लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन याद करें एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये जो 2 इंटू टी हाफ था वो टी 100% हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो 100% कंप्लीट हो जाती है, कितने में, 2 हाफ लाइफ्स के अंदर, लेकिन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 हाफ लाइफ्स में कितनी हो जाती है, 75% कंप्लीट हो जाती है, ठीक। एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा भी जा सकता था, तो हमने इसको खुद से डिस्कस कर लिया, सॉल्व करके डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे, टी 50% हो गया, टी 75% हो गया। अच्छा मैं आपको एक और करवाता हूँ,
87.5%। हाँ, अब ये 87.5% क्या है भाई, मैं आपको क्यों ये सब करवा रहा हूँ, एक रीज़न है इसका, ये आप आगे देखोगे खुद ही, ठीक है। तो 87.5% का मतलब होता है भाई 87.5 को आप बोल सकते हो 0.875 ना, ठीक है ना, और 0.875 होता है 7/8, ठीक है। 7/8 होता है, तो मतलब कि जो 80 है, समझना 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मैंने आपको बता दिया 87.5 यानी कि 0.875, और 0.875 क्या होता है 7/8 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना, इस दिमाग में चमकता तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 7/8 होता है 0.875। तो मतलब कि 7/8 87.5 यानी कि 7/8 A0 खत्म हो चुका है, बोलो सही है ना, खत्म हो चुका है ना। 87.5% का मतलब हो गया 7/8, और ये 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 7/8 A0 खत्म हो चुका है। तो बताओ बचा कितना, बताओ, अगर A0 में से 7/8 A0 खत्म हो जाए तो बताओ बचेगा कितना, A0/8, ठीक है। तो बताओ 87.5% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचेगा, A0/8, ठीक। अब करते हैं कैलकुलेशन, देखें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ln A0/AT इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K इंटू टी, और यहां पर जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो ln A0/AT इज इक्वल टू K इंटू टी 87.5%, और अच्छा इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है तो यहां हमने लिख दिया A0/8, बोलो सही है। तो अब जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ln 8 इज इक्वल टू K इंटू टी 87.5%, बोलो सही है। और यहां अगर हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ln 2³ इज इक्वल टू K इंटू टी 87.5%, और यहां से आप इसको बोल दोगे T 87.5% इज इक्वल टू 3 आगे चला जाएगा 3 इंटू ln 2/K। अब वापस से देखो भाई, आपको दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि T 87.5% इज इक्वल टू 3 इंटू वापस से क्या, T हाफ, है ना। आप इस चीज को नोटिस करते जाओ बस कि ये हो क्या रहा है ना। 50% था ln 2/K, 75% क्या हो गया, मतलब 100 का हाफ क्या होता है 50%, है ना, वो था ln 2/K। अब 50 का हाफ क्या होता है 25%, वो हो गया 2 इंटू टी हाफ, और 25 का हाफ क्या होता है 12.5, 75 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 87.5 ना। तो 50% यानी कि टी हाफ, 75% यानी कि 2 टी हाफ, और 87.5% यानी कि 3 टी हाफ। ऐसे आप आगे भी मूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, इसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है, इसका रीजन समझेंगे या इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि क्या चीज है ये, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हो रहा है ऐसा, ठीक है, जीरो ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं था। जीरो ऑर्डर के केस में तो क्या हो गया था, T 100% 2 टी हाफ में खत्म हो चुका था, है ना। 100% रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में क्या हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक। तो आप कॉपी करें इसको, ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहां हमने बोला था कि क्या एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्या वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है क्या। तो इनफाइनाइट का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। कोई एक रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो टाइम कितना भी ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की, है ना, यानी कि T 100% की। अब आप समझना, हमने T 100% निकाल लिया था, उसका वो आ रहा था इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप बताओ, अगर हम T 100% को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि 100% रिएक्शन कितने टाइम में हो चुकी है, अगर हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बताओ क्या हम एक चीज कर सकते हैं क्या। अगर हम 100% डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बताओ, मैं 99.9% बता दूं, समझ रहे हैं। अगर मैं 99.9% बता दूं कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो बताओ क्या ऑलमोस्ट 100% ही हो गया क्या, है ना। तो अगर हम 100% नहीं बता सकते तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं T 99.9%। सबसे पहले तो ये समझे कि ये क्यों डिफाइन किया है।
देखो हम 100% को कब डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसका टाइम इनफाइनाइट आ रहा था, है ना। तो हम 100% अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हम क्या डिफाइन करने की कोशिश करें, T99.9%, इसके अप्रॉक्सी क्या होगा, वो टाइम होगा 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने का, ठीक है। तो अब देखें T99.9%, अब देखो सब क्या है ये कि 99.9% रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो बताओ बचा कितना, 80 क्या होगा, घबराए ना, ठीक है। 99.9% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो चुकी है तो 80 जो होगा भाई सिंपल सा, भाई ए नोट में से आपको क्या करना है, 99.9% माइनस करना है ना। 99.9% का मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट, बोलो यही तो मतलब है ना। 99.9% खत्म हो चुका है, 99.9% किसका, ए नोट का 99.9% खत्म हो चुका है, यानी कि बताओ परसेंट को कन्वर्ट करोगे तो यही बनेगा ना, यानी कि ए नोट में से इतना खत्म हो चुका है, तो बताओ बचा कितना, 80 इज इक्वल टू 0.00001, सही है, 0.001 ए नॉट। चलो ये आ गया समझ में। अब हम करते हैं कैलकुलेट, तो देखें ln ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। जब आप यहां पर पुट करोगे इसको तो ln ए नॉट अपॉन, इसको मैं क्या 10⁻³ लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ ए नॉट इज इक्वल टू के टी 99.9%, है ना। बताओ ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, ये हो गया ln 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू टी 99.9%। आप बताओ क्या कर सकते हो, देखो मैं इस के को यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है। 3 इंटू ln 10 अपॉन के इज इक्वल टू के इंटू टी 99.9%, ठीक है। अब बताओ इस के को क्या बताओ, मैं लिख सकता हूं, देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ होता है क्या, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 अपॉन के, बोलो यही होता है। तो बताओ क्या मैं इस के की वैल्यू निकाल सकता हूं, इस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू ln 2 अपॉन टी हाफ। और क्या बताओ इस के को मैं यहां पुट कर दूं, भाई फर्स्ट ऑर्डर ही तो चल रहा है सब कुछ, तो के की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू ln 10, हाँ अपॉन के की वैल्यू क्या है ln 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू टी 99.9%, सही है। देखें टी 99.9%। तो अब देखें बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू टी हाफ इंटू ln 10 अपॉन ln 2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, टी 99.9%। देखो उसको सॉल्व करते चल रहे। अब आप क्या करो 3 इंटू टी हाफ इंटू इस ln और इस ln को किस में कन्वर्ट कर दोगे, लॉग में। तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लॉग 10 अपॉन 2.303 लॉग 2, बताओ ये कैंसिल इज इक्वल टू टी 99.9%, बोलो सही है। यहां से आप क्या करने वाले हो बताओ, लॉग 10 की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुका है ये टी हाफ, और बताओ लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301 ना, तो मैं इसको सिर्फ क्या लिख रहा हूं 0.3 इज इक्वल टू टी 99.9%। अब बताओ क्या आपको दिख रहा है ये 10, 3 से 3 कैंसिल, क्या 10 इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टी 99.9%, क्या आपको दिख गया एक रिलेशन आ चुका है, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। देखो बहुत ही सुंदर सा एक्सप्रेशन था, कहां से स्टार्ट किया था, यहां खत्म हो चुका है। टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, बताओ कि 99.9% रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन को, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 हाफ लाइफ्स, 10 इंटू टी हाफ। आ गया समझ में, ठीक है। हमने बोला था ना कि एक अगर हम 100% डिफाइन नहीं कर पाते तो किसी दूसरे मेथड से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये रहा वो दूसरा मेथड। और टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, इसको आप डायरेक्टली याद भी रखें, ठीक है।
भाई बाकी चीज़ें इसको याद करने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें भले ही आप निकाल भी सकते हो, लेकिन कभी कभी ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक, इसको कॉपी कर, चलिए कॉपी कर लिया। तो अब चलते हैं आगे और कुछ और छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कोई चीज़ हमें नहीं छोड़नी है इसमें, ठीक है। अब देखें बताओ, आप क्या बताओगे, अभी तो लिखा है नहीं कुछ, है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मान लिया हमने कितना है a नॉट, और टाइम t पर ही कितना है at, सही है। तो क्या लिख रहे हैं हम, बस कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, उसके फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। हाँ, इसके फॉर्मूला हम वापस एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, इसको हम क्या बोलते हैं at, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है a नॉट e की पावर माइनस kt, बोलो सही है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू, बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैं क्या b बोल सकता हूं, यानी कि bt, किसी टाइम t पर, जैसे ये at है वैसे ये bt है। अब बताओ इस bt की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या किसी टाइम t पर, मान लो कि इसको हम बोलते हैं अगर a नॉट माइनस एक्स, बताओ ये कितना हो गया x हो गया ना। और बताओ आप x को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो a नॉट माइनस at। तो a नॉट माइनस at, फिर से a नॉट माइनस, इसको क्या बोलते हैं e की पावर माइनस kt। और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का जो फॉर्मूला आ गया वो आपको भाई याद हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना है 1 माइनस e की पावर माइनस kt, ठीक है। हम लेक्चर खत्म करते हैं तब भी हम फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, जब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं तब भी हम फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, और 2-3 बार तो आप खुद भी पढ़ लोगे तो फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करना, ठीक है। किसी टाइम t पर b की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी a नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस kt, ठीक है। और एक और चीज, अगर हम बात करें ग्राफ की, तो एक रिएक्टेंट का ग्राफ और एक प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और प्रोडक्ट का ग्राफ यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, किसके साथ, टाइम के साथ, है ना। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भाई टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इस तरीके से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज, स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व है वो, ठीक है। और सिमिलरली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट तो 0 से स्टार्ट होकर इंक्रीज होता है, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब एक चीज भाई ध्यान रखना कि टाइम के साथ देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो भाई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट तो बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती जाएगी फिर, कम। आ रहा ना समझ में भाई। आप बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक वाटर टैंक समझ लो, ठीक है ना। एक वाटर टैंक है, जब आपने समझ लो एक वाटर टैंक, ये कुछ पर्टिकुलर हाइट तक ये फिल है, ठीक है ना। हमने इसमें एक स्मॉल एपर्चर क्रिएट कर दिया, मतलब एक होल क्रिएट कर दिया, तो वहां से बताओ पानी निकलना स्टार्ट होगा ना, है ना। आप समझो भाई जब पानी की हाइट बहुत ज्यादा है तो पानी बहुत प्रेशर से रिलीज होगा, यानी कि उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी निकलने की। और जब पानी कम हो रहा होगा तो बताओ धीरे धीरे क्या उसकी रेट कम हो जाएगी ना निकलने की, बोलो सही है क्या। वही सिंपल सी बात है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम, तो रिएक्शन की रेट भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो भाई बढ़ेगा तो सही, लेकिन इंक्रीमेंट उसका धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना, ये यहां से बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज है, ये होगा इनके ग्राफ, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको कॉपी करें, ठीक। तो हम लिख रहे हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल,
देखिए क्या दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order decomposition. First order decomposition, full stop. Time taken for its decomposition, to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively, ठीक है, respectively. Then calculate लिखा है, ठीक है. Then calculate T1/8 upon T1/10 into 10. बताओ T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा. देखो मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितना है, 9. अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या करना है इसमें. देखो बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, an organic compound undergoes first order decomposition, time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration. मतलब क्या कह रहा है कि वो जो रिएक्टेंट है या जो भी कंपाउंड है वो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/8 और 1/10 कितने टाइम में हो रहा है, जिस टाइम में हो रहा है उसको उसने इस टर्म से बता दिया है. 1/8 को उसने बता दिया T1/8 से, और जब 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब ये डिकम्पोज हो गया तो उसको दिखा दिया उसने 1/10 से, और पूछ रहा है इस टर्म की वैल्यू. तो देखिए कैसे करना है, बताओ. आप लिख सकते हो ना, अगर हम इस कंडीशन की बात करें जब 1/8 डिकम्पोज हो चुका होगा, है ना, मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ T1/8 की, जब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/8 डिकम्पोज हो चुका है, नहीं 1/8 डिकम्पोज नहीं हुआ, 1/8 तक डिकम्पोज हुआ है. हाँ, इस टर्म का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्या कह रहा है, टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8, मतलब डिकम्पोज होके कहां तक पहुंच गया है, टू का मतलब कहां तक पहुंच गया है, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इतना, मतलब कि जब ये रिएक्शन T1/8 टाइम पे कितना पहुंच गया होगा, इसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह चुकी होगी, कितना बचा होगा, इतना बचा होगा. देखो आया समझ में, फिर से बता रहा हूं. टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 1/8 और 1/10 तक ये क्या हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं. मतलब बचा कितना है, ये इतना बचा है, ठीक है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है. टू मतलब वहां तक वो डिकम्पोज हो चुका है जब ये इतना बचा, ठीक है. हाँ, तो ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इसी की जगह लिखा होता बाय, टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन बाय 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बाय मतलब कि उतने अमाउंट से वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया. मतलब A0/8 खत्म हो चुका और A0/10 खत्म हो चुका. ये मैं कब की बात कर रहा हूं, जब यहां बाय होता है ना, मतलब उतना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है या कंज्यूम हुआ है, ठीक है. अभी लिखा है 2, यानी कि वहां तक डिसोसिएट या कंज्यूम हो गया, मतलब बचा इतना है, ठीक है. अगर यहाँ बाय लिखा होता तो हम यहाँ 7A0/8 लिख रहे होते. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है. तो बताओ इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, T1/8 की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, K इंटू टी होता है ना, इक्वेशन हमारा क्या होता है, KT ln A0/AT, ln A0, और AT कितना है, A0/8. बोलो सही. सॉल्व करते हैं आगे. देखो T1/8 कितना हो गया, T1/8 हो गया 1/K ln कितना 8,
और सिमिलरली ऐसे ही अगर आप t1/10 के केस में बात करो, t1/10 के केस में क्या होगा भाई, यहां तक वो क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, मतलब बचा कितना है, जो 80 बचा है वो बचा कितना है, a0/10 बचा है। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे t1/10 की, तो ये क्या हो जाएगी 1/k ln a0/80 की जगह क्या लिख दोगे, a0/10, तो ये हो जाएगा t1/8 सॉरी 1/10 1/k ln 10। बोलो सही है। अब देखो आपको निकालना है क्या है, 1/8/1/10। क्या करें, दोनों को डिवाइड करें। मान लो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 1 और इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 2। ठीक, तो आपको निकालना ही है t1/8/t1/10 इज इक्वल टू, देखो क्या करोगे 1/k ln 8/1/k ln 10, क्या है कैंसिल हो चुका है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ln को मैं जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 वापस से कट जाएगा, और ये यहां रह जाएगा सिर्फ क्या, log 8/log 10। ठीक है, आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, log, क्या आप इसको 2³ लिख सकते हो क्या, बताओ log 10 कितना हो जाता है 1। आगे देखें, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो t1/8/t1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, 3 इंटू log 2 कितना होता है 0.301 यानी कि 0.3, तो ये कितना हो गया 0.9। तो बताओ ये आपका आंसर है क्या, नहीं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है t1/8/t1/10 इंटू 10, मतलब किस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है अभी 10 से, और t1/8/t1/10 इंटू 10 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी करें और एक और न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से। चलो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं आपको एक और न्यूमेरिकल लिखवाता हूं। क्या है देखें, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्शन दिए x gives y plus z, the half life is 10 minutes. In what period of time the concentration of x will be reduced to 10% of its initial concentration। ये आपका क्वेश्चन हो गया, फटाफट से इसको ट्राई करें और आंसर निकालें। कर लिया होगा तो देखें, क्या करना है। भाई आपको क्या दी जा रही है, एक रिएक्शन दी जा रही है, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ दे दिया आपको जो कि कितना है 10 मिनट्स। इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स विल बी रिड्यूस टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितने टाइम में जो हमारा एक्स है, जो हमारा रिएक्टेंट है, वो कितने टाइम में 10% तक पहुंच जाएगा, मतलब कि 10%, मतलब 90% तक खत्म होकर 10% तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा ना। वही देखो 2 आया है ना, मतलब 10% तक पहुंचाना है, मतलब उतना बचा है। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले तो टी हाफ जो कि क्या होता है ln2/k, ये कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ये 10 मिनट्स। ठीक है,
अब दूसरी चीज, जो आपका 80 है, बताओ वो 80 कितना हो गया भाई, आपका जो रिएक्टेंट बचा है वो सिर्फ कितना बचा है, 10% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट बचा है, यानी कि कितना बचा है 10%, यानी कि 0.1 ऑफ ए नॉट। बोलो यही बचा है ना। अब देखें हमें क्या करना है, हमें निकालना है इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ अच्छा, हमें ये कितने टाइम में हो गया हमें ये निकालना है। तो बताओ हमारा इक्वेशन क्या है, k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाय 80। अब देखो भाई यहां पर k भी नहीं पता, टाइम तो निकालना ही है, तो टाइम भी नहीं पता। अब क्या करें बताओ, क्या बताओ, उसने हाफ लाइफ का डेटा दिया है तो बताओ उसने क्या इसीलिए दिया होगा कि आप यहाँ से k की वैल्यू बता सको। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, k को आप लिख सकते हो ln2 अपॉन टी हाफ इंटू टी इज इक्वल टू, ये टी वो टाइम है जितने टाइम में ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक पहुँच चुकी है 0.1 तक, तो ln ए नॉट अपॉन 0.1 ए नॉट। ठीक है, ये कितना हो गया, t इज इक्वल टू, देखें क्या हो जाएगा, ये ऊपर 10 हो जाएगा, ये ln2 यहां आ जाएगा इंटू टी हाफ कितना है 10 मिनट है ना। तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा, वापस से करो, देखो लॉग में कन्वर्ट कर लो, लॉग में 2.303 कट जाएगा, log 10 अपॉन log 2, सही है, इनटू क्या हो गया 10, ये हो गया 1, तो t इज इक्वल टू 10, ये 0.3, 10 अपॉन 0.3, ये हो गया 100 अपॉन 3, यानी कि 33.33 यूनिट क्या है टाइम की, मिनट। और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कॉपी करें फटाफट। कर लिया होगा। अब देखें एक और चीज, अब देखो जितने भी परसेंटेज वाले अगर आप क्वेश्चन देखो ना, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में अगर आपको ये चीज निकालने में डाउट आ जाए कि भाई ये कैसे निकालें, कि किसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आप देखें कि हमारे पास रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, ये कुछ नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर, ये ए नॉट माइनस एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ए टी, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ, मान लो कि आपको बोला जा रहा है कि y% रिएक्शन, y% में आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, हम y मान के चल रहे हैं, y% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो y% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो चुकी है तो बताओ ये बचेगा कितना किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर बताओ Et कितना हो जाएगा भाई, y% खत्म हो चुका है किसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से इसका y% खत्म हो चुका है, यानी कि ये माइनस कर दोगे, ये y है ना, किसका y% ऑफ ए नॉट। बोलो सही है क्या? ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो आप यहां से कॉमन ले सकते हो किसको, ए नॉट को, ए नॉट 100 माइनस y अपॉन, बोलो बोल सकते हो। अब देखो क्या करना है, ये आपके पास 80 की वैल्यू हो गई। अब आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाओ, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन 80, ये रहा 80। ठीक है, कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई थी, y%। ठीक है, तो k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन, बताओ ए नॉट ऊपर है और ये पूरा का पूरा रखोगे तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, ए नोट से ए नोट कट जाएगा, तो यहां तो सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहां क्या है 100 माइनस वाई अपॉन 100। बोलो सही है? ठीक है ना, ये 100 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो जब ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, जब ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो आप क्या लिखोगे, देखो k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन 100 अपॉन 100 माइनस वाई। बस इतना सा काम आप करें, काम अभी कर लें, याद तो ये रहेगा ही। ठीक है, देखो क्या है ये y,
कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, वाई परसेंट है, तो वाई क्या है, जितने परसेंट रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी होगी। अब जैसे कि आपको मानो आपको दिया गया है कि आपके पास रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है ना, 75% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि वाई की वैल्यू कितनी है 75, बोलो सही है। तो वाई की वैल्यू जब आप 75 रखोगे तो बताओ ये 25 रह जाएगा ना, 25 रह जाएगा, 100/25 क्या ये 4 रह जाएगा, और याद करो ln 4 हो जाएगा, ln 4 हो जाएगा, याद करो उसी को तो हमने सॉल्व करके डिवाइड बाई k करके ln 4/k 2 ln 2/k 2 × t½ लिखा था, है ना। तो ये चीज है कि इसके लिए परसेंटेज अगर आपको मिल जाए तो भाई कोई एनोड विनोड सब छोड़ो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पहुंच जाओ, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इनिशियल अमाउंट 100 रखोगे और जितने परसेंट रिएक्शन हो गई है वो बस पुट कर दो, जितने परसेंट रिएक्शन हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना जितने परसेंट रिएक्शन हो गई है उसको यहां पर पुट कर दो, ठीक है। सपोज 75% कंप्लीट हो चुकी तो यहाँ 75 लिख दो, अगर 50% हो चुकी तो यहाँ 50 लिख दो, अगर 10% रिएक्शन हो चुकी है तो यहाँ 10 लिख दो, अगर 90% रिएक्शन हो चुकी तो यहाँ पर क्या लिख दो 90 लिख दो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें डायरेक्ट परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कॉपी करें फटाफट, लिख लिया होगा। अच्छा भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, है ना, कि आप सोच रहे हो पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही, पता नहीं कितने फॉर्मूलास आ गए, तो फॉर्मूला से बिल्कुल मत डरना। देखो ये एक ही चीज चल रही है, आप समझ लो ये एक ही चीज चल रही है, ये मैंने कोई फॉर्मूला कोई अलग से नहीं लिखा है, ये वही चीज है जिसको आप एनोट रख के करते थे, ये वही चीज आ गई है, ठीक है। फॉर्मूला मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला की सोचो या फर्स्ट ऑर्डर के कितने फॉर्मूला की सोचो तो फॉर्मूला बहुत ही कम है, ठीक है, बस एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप जीरो ऑर्डर का सिर्फ AT = एनोट - KT याद है आपको, तो आप T 50% भी निकाल सकते हो, आप T 75% भी निकाल सकते हो, आप T 100% भी निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस हमने क्या किया है सॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या, अब हमें डिस्कस करना है, क्या करने वाले, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हाँ, कि भाई फर्स्ट ऑर्डर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हमें इसमें डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, देखें लिखते जाएं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन is completed in same time, सेम फ्रैक्शन सेम टाइम में कंप्लीट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, हाँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बस अभी आप इसको याद रखो, याद करो T 50% = ln 2/k, है ना, T 75% = 2 × t½ है ना, T 87.5% = 3 × t³, ठीक है ना। इसी चीज से हम यहाँ इसको रिलेट करने वाले, आप समझें भाई, आपके पास इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, पॉइंट तो फिक्स है, बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। आपके पास A0 था, बताओ A0 अगर A0/2 हो जा रहा है, मतलब अगर क्या पता चल रहा है ना कि हाफ कंज्यूम हो चुका है ना, बताओ अगर A0/2 तक पहुंच जा रहा है, मतलब क्या 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, और जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं T½ मतलब T½ टाइम में क्या हो गई ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, सही है। बताओ जब 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, या मैं आपसे कुछ बताओ 2 T½ में बताओ रिएक्शन कहां तक पहुंच जाती है, 75% तक पहुंच जाती है ना। बताओ 75% तक पहुंचेगी तो बताओ रिएक्टेंट कितना बचेगा, बताओ रिएक्टेंट कितना बचेगा, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बताओ रिएक्टेंट बचा कितना 25%, यानी कि A0/4, बोलो सही है ना। और ये क्या ये अगले T½ में कंप्लीट हुई थी क्या, है ना। अब रिलेट करें भाई, A0 से A0/2 कहां पर T½ में, और A0/2 से A0/4 कहां कितने टाइम में T½ में। अगर आप डायरेक्टली देखो ना तो देखो A0 से A0/4 को डायरेक्ट देखो, बताओ क्या ये 2 T½ में कंप्लीट हो रहा है क्या, याद करो T 75% = 2 × t½ आया कुछ समझ में, ठीक है। A0 से A0/2
50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। NO/2 से NO/4 50% रिएक्शन, इसका 50% वापस से क्या हो चुका है, डीकंपोज हो चुका है। याद करो, समझो, ये यहाँ पर 50% कंप्लीट हो चुकी है, ये यहाँ पर 50% कंप्लीट हो चुकी है। बताओ अगर मैं अगला 50% लिखूँ तो बताओ कहाँ तक पहुँच जाएगा, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, कितना बच जाएगा, सिर्फ NO/8। बोलो ये इसका 50%, इसका 50%, यही तो होगा ना, बोलो सही है क्या, है ना। याद करो, अगर आप इसको इससे रिलेट करो, बताओ A0 से NO/8 तक अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहुंच चुकी है तो बताओ क्या वो रिएक्शन 87.5% है क्या, आ रहा है को समझ में। जब A0 से NO/8 अगर पहुंच गई है, बताओ क्या रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो चुकी है, सही है। बताओ यहां तक 2t½ लग चुकी है, सही है। A0 से NO/8 तक लगती है 3t², मतलब बताओ यहां पर ही वो 1t½ यूज होने वाला है। कुछ आया समझ में, है ना। वापस से देख लो, A0 से NO/2 को हम क्या बोलते हैं, t²। A0 से NO/4 तक को हम क्या बोलते हैं, 75%। उसमें टाइम कितना लगता है, 2t², और 2t½ लगता है, 1t½ तो यही लग गया, मतलब जो 1t½ बचा बताओ वो यही लगेगा ना, सही है। A0 से NO/8 पहुंचने में को बोलते हैं हम 87.5%, उसमें टाइम लगता है 3t²। 3t² में से 1t½ ये, 1t½ ये, मतलब बचा कितना, 1t²। बताओ 1t½ यही तो यूज हुआ होगा फिर, है ना। अब आप देखो, बताओ क्या 50%, 50%, 50%, क्या बताओ सेम टाइम में कंप्लीट हो रही है क्या, 50% t½ टाइम में कंप्लीट हो रही है, 50% t½ टाइम में कंप्लीट हो रही है, 50% t½ टाइम में कंप्लीट हो रही है। हाँ, ओवरऑल कितना टाइम लगा, 3t², ठीक है। तो बताओ ऐसे ही आगे तक जाएगा, आ रहा है समझ में। अब अगर हम इसको और देखें, इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, देखें A0 जो t½ टाइम में कहां तक पहुंच चुका है, NO/2। फिर अगले t½ में ये कहां पहुंच चुका है, NO/4। क्या मैं उसको 2 का स्क्वायर लिख दूं और इसमें क्या 2⁻1 लिख दूं, और यहां में क्या 2⁻0 लिख दूं, आ रहा है समझ में। और यहां पर अगले t½ में क्या ये A0/4 के बाद 8, यानी कि 2⁻3। बोलो क्या ऐसे ही चलता जाएगा, अगले वाले में 2⁻4 आ जाएगा, बोलो। अब आप समझे भाई, A0 से जब NO/2 गया, फिर NO/2⁻2, NO/2⁻3। आप देखो, बताओ ये यहां तक आप इसको रिलेट करो, ये यहां देख लो, बताओ जब A0/2⁻2 पहुंचा, बताओ कितनी हाफ लाइफ लगी, 2 ना। बताओ क्या 2 इसकी पावर है क्या। अच्छा, A0/2⁻3 जब पहुंचा तो बताओ कितनी हाफ लाइफ लगी, 1, 2, 3, क्या 3 इसकी पावर है क्या, है ना। यानी कि बताओ अगर A0/2n तक जाना होगा तो बताओ ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, n हाफ लाइफ्स, इतने टाइम में ये यहां तक पहुंच जाएगा। आया समझ में, बोलो। शायद ये आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से इसको देख लें, ठीक है, रिवाइज कर लें, रिवाइंड कर लें, बैक जाके वापस से स्टार्ट कर लें, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक। तो AT इज इक्वल, भाई किसी टाइम T की कॉन्सेंट्रेशन सी होती है ना, तो AT इज इक्वल टू, अगर तो यहाँ N क्या है, N यहाँ है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक। यहां तक इसको कॉपी करें, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये एक्सप्रेशन आप यूज कब कर सकते हो, जब आपको जो गिवन टाइम है, गिवन टाइम, अगर वो गिवन टाइम, सपोज आपको बोला जा रहा है कि बताओ एक रिएक्शन उसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, ठीक है। तो बताओ जब टाइम 50 मिनट्स हो चुका होगा तो बताओ उस टाइम पे रिएक्शन की रेट क्या हो गया, उस टाइम कितना रिएक्टेंट बचा होगा। तो बताओ क्या 50 मिनट हमें टाइम गिवन है और 10 मिनट हाफ लाइफ दी है ना। बताओ क्या 50 जो 10 का मल्टीपल है क्या, है ना। उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशंस में, मतलब कौन सी कंडीशंस, जब एक गिवन टाइम t½ का मल्टीपल हो, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला लिखवाया गया है, बहुत आसान है, कॉपी करें। फिर मूव करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ये हो गई हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब मूव करते हैं सेकेंड वाले पे।
तो सेकेंड वाले कैरेक्टरिस्टिक पर चलने से पहले ये एक्सप्रेशन देख लो आप, ठीक है। बताओ इस एक्सप्रेशन में ये y क्या था, जितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना। अब आप बताओ इस y की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सही है। ये y 50% भी हो सकता है, ये y 25% भी हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, क्या इसमें ये जो पूरे एक्सप्रेशन में आपको कहीं ए नॉट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन में चाहे आप k निकालना चाहो चाहे आप t निकालना चाहो, है ना, वो सारी चीजें क्या होंगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब आप समझ रहे हो कि कोई अगर आपसे बोले कि बताओ अगर हमने एक रिएक्शन को 2 मोलर से स्टार्ट किया, ठीक है, बताओ 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। चलो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आप बताओ अगर आपसे कोई बोले कि उसी रिएक्शन को हमने 2 मोलर की जगह 5 मोलर से स्टार्ट किया, तो बताओ वही सेम 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम क्या लगेगा। बताओ आपका आंसर क्या होगा। दोनों का आंसर सेम होगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप 2 मोलर से स्टार्ट करो चाहे आप 5 मोलर से स्टार्ट करो, वो चीज वो टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा है किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। आप भले ट्राई करके देख लेना, आप रिएक्शन को चाहे 2 मोलर से स्टार्ट करना चाहे 5 मोलर से स्टार्ट करना, के खुद से कुछ भी मान लेना, जो आप सॉल्व करोगे तो देखना आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर का कि x%, या हमने क्योंकि y लिया है तो y बोल लेते हैं, y% completion of a first order reaction is independent of its इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो ना कि y% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि चाहे आप कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, अगर आपने ये y% को सेम रखा है, चाहे 2 मोलर से लो चाहे 5 मोलर से स्टार्ट करो, अगर आपको 25% ही करवानी है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा 25% कंप्लीट होने में, ठीक है। वो रहा उसका आंसर। आप चाहो तो उसको वापस यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, इसको वापस से यहाँ पर लिख सकते हो इस पॉइंट के लिए, ठीक है। और ये जो है ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। अब हम मूव कर रहे हैं इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। व्हेन concentration at 2 different times are given. When concentration at 2 different times are given, देखें क्या है ये, A gives प्रोडक्ट, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पर माना, ये क्या है। अब अच्छा, हम टाइम t इज इक्वल टू 0 नहीं मान रहे, हम मान रहे कि किसी टाइम t1 पर, मतलब 0 के बाद कहीं हम पहुंच चुके हैं, हमने उस टाइम को बोल दिया t1। इस टाइम t1 पर जो हम कॉन्सेंट्रेशन बताओ, किसी भी टाइम t पे हम क्या बोलते हैं, AT बोलते हैं ना। तो इस टाइम t1 पर जो हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बची है वो क्या बची है, 81 बची, हमने इसको 81 बोल दिया। और किसी टाइम t2 पर हमने इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल दिया, 82। मान लो कि ये कोई टाइम है, रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर A नोट था, किसी टाइम t1 पर 81 है और किसी टाइम t2 पर क्या है, ये 82 है, ठीक। ये तो दिया हुआ है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एट 2 डिफरेंट टाइम्स आर गिवन, ठीक है ना। तो क्या करना है आप देखें भाई, आप बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो पता है अपने को क्या होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम क्या मानते हैं, A नोट मानते हैं। आप बताओ टाइम t1 तक कंप्लीट होने के लिए आप इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, इस वाले टर्म का आप लिखोगे रेट कांस्टेंट k, वो तो कांस्टेंट होगा ना, वो तो कांस्टेंट होगा, k इंटू t1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ln, इस वाले के लिए ln A नॉट अपॉन AT1। बताओ ये इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली बताओ t2 वाले के लिए क्या लिखोगे, k इंटू t2, मतलब t2 टाइम के लिए, यहाँ t2 टाइम में ये यहाँ पहुंच चुका है ना, ln A नॉट अपॉन, बोलो ये लिखोगे, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करो किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखें
इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस कर रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर माइनस कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखें क्या बनेगा, KT2 माइनस KT1 इज इक्वल टू, देखो ये 2 रहा तो ln A नॉट अपॉन AT2 माइनस ln A नॉट अपॉन ये रहा AT1। ठीक है, इसको क्या लिखोगे बताओ, KT2 माइनस T1 इज इक्वल टू ln, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, A नॉट अपॉन AT2 अपॉन A नॉट अपॉन AT1। सही है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इस K को यहां ले आओ, A नोट से A नोट गया, ये ऊपर जाएगा, तो ln, देखो ये ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा ना, तो ln AT1 अपॉन AT2। आया समझ में कुछ? जरा इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बताओ, ये इक्वेशन तो बिल्कुल हमारा देखा देखा सा है, पता है कैसा है, KT इज इक्वल टू, के हमने नीचे पहुंचा दिया, KT इज इक्वल टू ln A नॉट, यानी कि A नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AT यानी किसी टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, तो बताओ ये जो टाइम है भाई, जब हम A नॉट अपॉन AT करते हैं तो इनिशियल टाइम क्या होता है, जीरो, इनिशियल टाइम क्या होता है जीरो, और वो किसी टाइम T पर AT जो होता है, यहाँ T रखते हो तो बताओ यहाँ T आएगा ना। मतलब आप समझो कि इस एक्सप्रेशन में A नोट का काम कौन कर रहा है, जो पहले वाला है इनिशियल। ए नोट क्या होता है, इनिशियल, तो बताओ इसमें इनिशियल कौन है, AT1 है ना, इसमें बाद में कौन है, AT का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ये ए नोट का काम कर रहा है, ये कौन का, ये किसका काम कर रहा है, AT का, है ना। और यहाँ जो T होता है तो बताओ वो T यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है भाई, टाइम का डिफरेंस आप वहां से 0 से T तक देखते हो तो T लिखते हो, लेकिन यहाँ आप कहां से कहां तक देख रहे हो, T1 से T2 तक, इस टाइम का डिफरेंस क्या हुआ, T2 माइनस T1। आता है समझ में? बहुत सिंपल चीज़ें, देखो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी कॉपी में कोई भी चीज़ रहनी नहीं, छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ मैं, आप इसको फटाफट से क्या करो, कॉपी करो और एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% complete in 10 मिनट। ठीक है, आगे दिया जा रहा है आपको, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड पार्ट टाइम टेकन to complete 75% रिएक्शन। और थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट decomposed after 40 minutes, after 40 मिनट। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करें फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं, इसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं।
द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, अब देखो आपके दिमाग में अगर चमक रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको पहले बता दिया कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना है, हमें के निकालना है ना। और के निकालने के लिए देखो ऊपर डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, इक्वेशन हमारी क्या होती है, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है, हमसे बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट है। बताओ 20, अगर 20% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 20% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बताओ बचेगा कितना, 80% ना। अब बताओ, अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन को उस 100/100 माइनस वाई वाले फॉर्मूला से नहीं किया है, तो हम इसको एनोट की जगह हम इसको 100 वाले से करते हैं। देखो, और मैं डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करूंगा, इसकी जगह मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसको, k इज इक्वल टू, मुझे k निकालना ना क्योंकि फर्स्ट पार्ट में, तो k इज इक्वल टू 1/t ln 100/100 माइनस 20। अगर आप इसको रखोगे ना तो भी यही आएगा। ठीक है, अगर आप इससे करोगे ना तो भी वैल्यू फाइनली यही जाके बनेगी। ठीक है, यहाँ 5/4 बनेगा, देखना k इज इक्वल टू 1/t कितना है भाई, 10 मिनट, और ln 5/4। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू हो चुकी है, k की वैल्यू हो चुकी है, और ये वैल्यू जो है ये आ रही है लगभग 0.22। मेरे पास आंसर में एक बार देख लूँ, 0.0223। अच्छा बताओ इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई, ln 5 माइनस ln 4, या फिर 2.303 को आप आगे भेज दो और log 5 माइनस log 4, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन। बताओ 75% रिएक्शन यानी कि निकालना क्या है, 75% t 75%, बहुत सिंपल सी बात है। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, लेकिन भाई हम इससे क्यों निकालेंगे, बताओ निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बताओ t 75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, 2 इंटू टी हाफ, और 2 इंटू टी हाफ, और टी हाफ क्या होता है, ln 2 अपॉन k। ठीक है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखो k की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, t 75% हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और जो थर्ड पार्ट है, हाँ अब शायद आपसे शुरुआत के दोनों पार्ट्स हो चुके हों, थर्ड पार्ट भी हो चुका होगा, लेकिन शायद उसमें कुछ लोग क्या हो चुके होंगे, कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है ये, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड आफ्टर 40 मिनट्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट्स डिस्कस करते हैं हम। भाई फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई, हमें डिवाइड करना होता है इनिशियल अमाउंट से फ्रैक्शन निकालने के लिए। किसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड। बताओ एक नॉर्मल सी चीज से समझना, एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मान लिया कितना है, ए नॉट, और किसी टाइम t पर हमने क्या कर दिया, ए नॉट माइनस एक्स और x। बताओ, आप बता सकते हो इसमें डिकम्पोज कितना हुआ है, ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स तो वो है जो बच गया है। बताओ डिकम्पोज कितना हुआ है, x हुआ है ना। यानी कि हमें फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज का मतलब हमें निकालना है x का, जो डिकम्पोज हो गया उसका फ्रैक्शन किसके साथ, भाई फ्रैक्शन निकलेगा इनिशियल के साथ, यानी कि हमें निकालना है x अपॉन ए नॉट। आया समझ में। ठीक है, अब आप बताओ इस x को आप क्या लिख सकते हो, भाई आपको याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि किसी टाइम t पे प्रोडक्ट क्या बनता है, हमने लिखा था ए नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। पन्ने पलटोगे तो दिख जाएगा, हमने लिखा था एट एनी टाइम t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस के टी लिखा था हमने। ठीक है, तो भाई ये x का फॉर्मूला है, ये x का। ठीक है, और अपॉन ए नॉट गया, ये फ्रैक्शन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो e टू द पावर माइनस k कितना है, 0.0223 इनटू टाइम कितना है 40। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वैल्यू भी दी गई है, e टू द पावर माइनस 0.9 की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 0.4। ठीक है, जो e टू दी पावर माइनस 0.9 की जो आपको वैल्यू दी हुई है, जो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से ये ऐसा ही कुछ बनेगा, 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.4, तो ये हो जाएगा क्या 0.6। आया समझ में, x अपॉन ए नॉट की वैल्यू क्या हो चुकी है 0.6। इसका मतलब भी समझ जाओ आप कि भाई 60% रिएक्शन क्या हो चुकी होगी 40 मिनट में। भाई 0.6 का अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 60%, यानी कि डिकम्पोज का निकालो ना, डिकम्पोज यानी कि जितना रिएक्ट कर चुका है, यानी कि 60% रिएक्शन क्या हो चुकी है हमारी, कंप्लीट हो चुकी है। खैर हमारे आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर तो
यही है, उसने फ्रैक्शन पूछा है ना कि परसेंट। ठीक है, कॉपी करें। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हम हमारे लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। तो बताओ आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। आज हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था, हमने उसका क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा था कि भाई हम 99% हमने 100% रिएक्शन का टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो आज हमने स्टार्ट किया, हमने आज निकाला T75%, आज हमने निकाला T87.5%। बताओ T75% क्या होता है, 2 इंटू टी हाफ। T87.5% क्या होता है, 3 इंटू टी हाफ। और जब हमने देखा कि अगर हमें 100% रिएक्शन कंप्लीट करने का टाइम नहीं निकाल सकते, तो हमने कौन सा टाइम निकाला, हमने निकाला T99.9%। ठीक है, उस T99.9% की वैल्यू क्या आई थी, 10 इंटू टी हाफ। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे। फिर शायद हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। कैरेक्टरिस्टिक में हमने सबसे पहले पॉइंट क्या देखा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम फ्रैक्शन सेम टाइम में कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने उसकी अगर वैल्यू देखी थी तो आपने देखा होगा कि AT इज इक्वल टू A0/2n बना था, जहां पर n क्या थी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर आप जो X% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि मतलब कि अगर आप सपोज आप 40% रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे हो दो अलग अलग कंडीशंस में, एक बार आप कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ और ले रहे हो, दूसरी बार आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ और ले रहे हो, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहे जो भी हो, 40% रिएक्शन दोनों कंडीशन में सेम टाइम में क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर हम अलग अलग डिफरेंट टाइम पर हम क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन को लें, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।